सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे OFDMA के बारे में। OFDMA जैसे मैंने बताया, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। OFDM को हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में भी कवर किया था। तो अगर आपको ज्ञात होगा, ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है OFDM का, जहां पर यूजर्स को बेसिकली हर एक जो सिंबल है उसे सब कैरियर के माध्यम से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर n सब कैरियर्स है। आप बेसिकली IFFT का प्रयोग करते हो ट्रांसमीटर पे और रिसीवर पे FFT का प्रयोग करते हो, ताकि आप सिग्नल को बेसिकली फ्रीक्वेंसी से टाइम में कन्वर्ट कर सको ट्रांसमीटर में, और रिसीवर में टाइम से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सको। इसके माध्यम से OFDM ट्रांसमिशन होता है। तो ये हमने विस्तार में पहले भी पढ़ चुका है और इसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स है। बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल्स में इसका काफ़ी प्रयोग हो सकता है। आपको कम्प्लेक्स टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है जब आप OFDM का प्रयोग कर रहे हैं। और OFDM का जो बेसिकली यूज़ है वो LTE में भी होता है, डाउनलिंक के लिए, 4G सिस्टम में डाउनलिंक के लिए होता है। फ्लेक्सिबल OFDM का 5G सिस्टम्स में भी होता है। वाईफाई में बहुत पहले से OFDM का प्रयोग किया गया है। तो ये बेसिकली OFDM काफ़ी पॉपुलर वायरलेस मॉड्यूलेशन स्कीम है। तो ये बेसिकली जैसे मैं बताया, OFDM को आप बेसिकली सेग्रीगेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। हर एक सब चैनल्स आप देखोगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सब कैरियर्स के माध्यम से हम जानते हैं, और हर एक सब कैरियर ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन करने के लिए हम एक 1/TS का सिंबल ड्यूरेशन फॉलो करते हैं। उसके माध्यम से आप ये दिखा सकते हैं कि हर एक सब कैरियर जो OFDM में होता है वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होता है। और हर एक सिंबल आप इस तरह से भेजते हो। ये एक पहला सिंबल OFDM का जो मैंने यहाँ डिनोट किया है, सिंबल 2, सिंबल 3 और सिंबल 4। तो ये पहला सिंबल 0 एक OFDM सिंबल है, सेकंड, थर्ड एंड, तो इस तरह से एक OFDM सिंबल है। और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जैसे मैंने बताया ये सब कैरियर्स है, और टाइम डोमेन में बेसिकली ये OFDM सिंबल्स है। और इसके बीच में आप साइक्लिक प्रीफिक्स या तो गार्ड इंटरवल का प्रयोग करते हो, ताकि आप इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस को अवॉइड कर सके। इसके बारे में विस्तार में हमने पहले भी फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में भी पढ़ा है, जहां पर हमने दिखाया था कि साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करके आप इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस, दो OFDM सिंबल्स के बीच में जो इंटरफ्रेंस होती है, या इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस जो दो सब कैरियर्स के बीच में जो इंटरफ्रेंस होती है, उसे आप किस तरह से अवॉइड कर सकते। तो अब हम पढ़ेंगे OFDM और OFDMA के बारे में। तो OFDM बेसिकली एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जहां पर हर एक सब कैरियर को आप मॉड्यूलेट कर सकते हो BPSK के द्वारा, QPSK के द्वारा, 16 QAM के द्वारा। और जनरली पूरा का पूरा सब कैरियर 256 सब कैरियर या 1024 सब कैरियर एक यूजर के पास जाता है। अगर मैं OFDMA की बात करूं, वो एक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है, जहां पर आप भिन्न भिन्न सब कैरियर्स, भिन्न भिन्न यूजर्स को एलोकेट करते हो। तो OFDMA को आप इस तरह से समझ सकते हो, OFDMA बेसिकली पूरे के पूरे सब कैरियर्स एक यूजर के पास ना जाके, पार्ट ऑफ सब कैरियर्स एक यूजर के पास जाएंगे, कुछ पार्ट दूसरे यूजर के पास जाएंगे, कुछ पार्ट तीसरे यूजर के पास जाएंगे। तो आप बेसिकली सब कैरियर को बेसिकली डिवाइड करते हो, पूरे सब कैरियर्स को भिन्न भिन्न यूजर्स के बीच में। तो चलिए संक्षेप में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये OFDM सिस्टम है। तो हर एक यूजर के पास, अगर टाइम की मैं अगर बात करूं, और ये n सब कैरियर्स है, समझिए यहाँ पर टोटल n सब कैरियर्स है। यहाँ अगर 0, 1 ऐसे में बात करूं, टोटल n सब कैरियर्स है, और टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है OFDM को। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा टाइम, एक टाइम में पूरा का पूरे सब कैरियर्स एक यूजर के पास जा रहे हैं। तो अगर मैंने इसको टाइम पीरियड को 1, अगर जैसे 1, 2 से जगह मैं T1, T2 डिनोट करता, थोड़ा सिंबॉलिक होगा, T1, T2, T3, T4 ऐसा करके TR, ठीक है। तो अगर मैं देखोगे T1 भी पूरे के पूरे सब कैरियर्स एक यूजर के पास आ रहे, T2 में भी पूरे के पूरे सब कैरियर्स एक यूजर के पास आ रहे, T3 में पूरे के पूरे सब कैरियर्स दूसरे यूजर के पास जा रहे, T4 में पूरे पूरे सब कैरियर्स। इसमें सब कैरियर्स के बेसिस पे यूजर एलोकेशन नहीं होता है। तो एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट ऑल द सब चैनल सब कैरियर्स एलोकेटेड टू अ सिंगल यूजर। एक यूजर के पास पूरे के पूरे सब कैरियर्स आप दे देते हो। रिसोर्स एलोकेशन और सब कैरियर असाइनमेंट इज फिक्स्ड, यानी पूरे के पूरे, समझिए अगर मैं वाईफाई की बात करूँ, 802.11a की बात करूँ, तो पूरे पूरे 64 सब कैरियर जो होते हैं पूरे पूरे एक यूजर के पास जाते हैं। सिमिलरली अगर WiMAX की बात करूँ, उसमें भी 256 सब कैरियर्स एक यूजर के पास चले जाते हैं। अगर मैं OFDMA की बात करूँ, तो OFDMA में डिफरेंस मेजर यही है कि एक टाइम स्लॉट में अगर आप देखोगे
तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ सब कैरियर्स, अगर आप हाल फिलहाल के ये दो स्लॉट्स देखोगे टाइम के, तो एक ये स्लॉट अगर आप देखोगे इसमें समझिए T5, T6, T7 और T8 और T9 पर अगर आप ध्यान दोगे, T8 में देखोगे दो सब कैरियर्स जो हैं वो यूजर 4 के पास गए हैं, ये वाले F1 और F2, और जो रिमेनिंग सब कैरियर्स है वो यूजर 3 के पास गए। तो इसमें कॉम्बिनेशन है। तो एक टाइम स्लॉट T8 पे आप देखोगे दो डिफरेंट यूजर्स को ये सपोर्ट कर सकता है। कुछ सब कैरियर्स यूजर 3 के पास गए हैं और कुछ सब कैरियर्स यूजर 4 के पास गए हैं। सिमिलर T9 में भी अगर आप ध्यान दोगे, कुछ सब कैरियर्स यूजर 4 के पास गए, कुछ सब कैरियर्स यूजर 3 के पास गए हैं। तो इसके माध्यम से आप मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम स्लॉट पे सपोर्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल यूजर्स शेयर द चैनल रिसोर्सेज एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट, द डिफरेंट सब चैनल सब कैरियर्स कैन बी एलोकेटेड टू डिफरेंट यूजर्स और मल्टीपल यूजर्स। T8 में आपने देखा सेम टाइम स्लॉट में मल्टीपल सब कैरियर्स डिफरेंट यूजर्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये बिल्ड्स अपॉन OFDM, जैसे OFDM पे बिल्ड करता है। OFDM में जैसे फिक्स एलोकेशन है, एक टाइम स्लॉट में पूरे पूरे सब कैरियर सिंगल यूजर्स के पास जाएंगे, लेकिन इस केस में बाय अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स टू शेयर एक्सेस एंड शेयर द सेम स्पेक्ट्रम simultaneously by assigning subset of subcarrier to different users। जैसे ये सबसेट यूजर 4 के पास गया है और ये सबसेट अगर आप देखोगे यूजर 3 के पास गया, तो एक पूरे सब कैरियर का जो चंक है उसमें से पार्ट ऑफ द सब कैरियर वेंट टू यूजर 3 और पार्ट ऑफ सब कैरियर वेंट टू यूजर 4। तो ये बेसिकली एक OFDMA टेक्निक है। तो ये OFDM का ही एक्सटेंशन है जहां पर फिक्स एलोकेशन की जगह आप डायनामिक एलोकेशन करते हो सब कैरियर्स का। और इसका प्रयोग जैसे मैंने बताया 802.11ax में काफ़ी ऐसा मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के द्वारा होता है और इसका प्रयोग LTE वगैरह में भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल टेक्निक की बात करूँ 802.16e मोबाइल वाईमैक्स का प्रयोग किया गया, तो हर एक सब कैरियर की जो स्पेसिंग होती है यहाँ पर आप देखोगे वो 15 हर्ट्ज है और हर एक OFDM सिंबल जो होता है वो 66.7 माइक्रो सेकेंड है। तो अगर आप देखोगे इसमें देखोगे ये अगर इस टाइम स्लॉट की बात करूँ, अगर सेम T1, T2, T3, T4 अगर मैं TR तक जाता हूँ, तो अगर देखोगे T4 अगर देखो यूजर 2 को भी एलोकेट किया गया, यूजर 3 में भी T4 दिख रहा है आपको। तो बेसिकली कुछ सब कैरियर्स यूजर 3 के पास जाएंगे, कुछ सब कैरियर्स यूजर 2 के पास जाएंगे। सिमिलरली अगर ये चंक देखोगे आप इस स्लॉट में कुछ सब कैरियर्स यूजर 4 के पास जा रहे हैं, कुछ सब कैरियर्स यूजर 3 के पास जा रहे हैं, कुछ सब कैरियर्स यूजर 4 के पास जा रहे हैं और कुछ सब कैरियर्स यूजर 1 के पास जा रहे हैं। तो सेम टाइम स्लॉट में आप मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हो बाय एलोकेटिंग डिफरेंट सब कैरियर्स। तो बेसिकली इस केस में सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन है, टाइम डोमेन सेम टाइम स्लॉट में आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस डिफरेंट यूजर्स को एलोकेट कर रहे हो। इसे हम बेसिकली OFDMA कहते हैं। तो सेम टाइम स्लॉट में मल्टीपल यूजर्स को आप डिफरेंट सब कैरियर्स एलोकेशन द्वारा सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है OFDM का और इसका भी काफ़ी प्रयोग जिसमें मतलब काफ़ी पॉपुलर मॉडल मल्टीपल एक्सेस स्कीम है। और ये खासकर जब आपको डेटा रेट रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है और लो पावर डिवाइसेस के लिए इसका भी प्रयोग काफ़ी होता है। अब हम बात करेंगे एक अलग मल्टीपल एक्सेस स्कीम का जिसे हम नोमा के नाम से जानते हैं। नोमा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है। इसका हाल फिलहाल में भी काफ़ी इस पर शोध हो रहा है। नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। इसके नाम से ही ये ज्ञात होगा कि नॉन ऑर्थोगोनल है। तो जैसे हमने TDMA के बारे में पढ़ा, FDMA के बारे में पढ़ा, OFDMA के बारे में पढ़ा, ये सब स्कीम्स जो होती है वो ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस होती है। ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आप एक फ्रीक्वेंसी या टाइम रिसोर्स आपको एलोकेट किया गया है, उस टाइम या फ्रीक्वेंसी रिसोर्स पे कोई और यूजर ट्रांसमिट नहीं कर सकता। यानी आपको एक डेडिकेटेड रिसोर्स प्रदान किया गया है। जब मैं बोलता हूं ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, इससे मेरा तात्पर्य यह है कि आपको एक डेडिकेटेड रिसोर्स प्रदान किया गया है। आप उस रिसोर्स में अगर ट्रांसमिट भी करोगे तो कोई और यूजर उस रिसोर्स पे ट्रांसमिट नहीं करेगा, इसलिए हम इसे ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। जहां मैं नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस की अगर बात करूं तो नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस में एक समय पे या एक फ्रीक्वेंसी पे मल्टीपल यूजर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें जो यूजर्स के बीच में जो इंटरफ्रेंस होती है उसे हम या तो सक्सेसिव इंटरफ्रेंस कैंसिलेशन के द्वारा या तो प्रॉपर कोड बुक डिजाइन के द्वारा कैंसिल कर सकते हैं रिसीवर पे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस और नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस मॉड्यूलेशन और मल्टीपल एक्सेस स्कीम में। तो पिक्टोरियल के द्वारा ही मैंने समझाया, जैसे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 आप देखोगे तो यूजर 1
को एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, यूजर 2 को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, यूजर 3 को डिफरेंट, यूजर 4 को डिफरेंट। एक यूजर दूसरे यूजर से इंटरफेयर नहीं कर रहा है क्योंकि हर एक यूजर के पास एक डेडिकेटेड रिसोर्स है। तो इसे हम जनरली ओमा के नाम से, ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस के नाम से जानते हैं। अगर मैं नोमा की बात करूं, नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, तो अगर आप देखोगे यूजर 2 में यूजर 1 का भी इंटरफेरेंस आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यूजर 3 में भी यूजर 2 का भी इंटरफेरेंस आ रहा है, यूजर 4 में भी यूजर 5 का भी इंटरफेरेंस आ रहा है। तो इसमें इंटरफेरेंस होगा जनरली रिसीवर पे, जैसे मैंने बताया, या तो सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसिलेशन, जिसे हमने विस्तार में वी ब्लास्ट में भी और पोलर डिकोडिंग में भी पढ़ा था, या तो फिर कोडबुक डिजाइन के माध्यम से, कोडबुक डिजाइन के माध्यम से एलिविएट करने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहां पर मैंने संक्षेप में भी वही चीज लिखा जो मैंने अभी जस्ट आपके सामने बताया। इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर सपोर्टिंग मासिव कनेक्टिविटी, क्योंकि ये इसमें आप बेसिकली ऑप्टिमम यूसेज ऑफ रिसोर्स कर सकते हो। तो ये जैसे आपको अगर IoT डिवाइसेस, मैसिव इंडस्ट्रियल डिवाइसेस कनेक्ट करना है, इसके लिए काफ़ी बहुत ही अच्छी स्कीम है नोमा। तो नोमा को अगर जैसे मैंने बताया, अगर मैं संक्षेप में पावर डोमेन नोमा की अगर बात करूँ, PD नोमा, जिसे मैंने बताया था, नोमा के दो प्रकार होते हैं, एक पावर डोमेन नोमा, एक कोड डोमेन नोमा, जिसे हम SCMA के नाम से भी जानते हैं, स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस। तो पावर डोमेन नोमा में बेसिकली ये होता है कि एक समझिए आपके पास बेस स्टेशन है और ये ट्रांसमिट कर रहा है, तो आपके दो यूजर है समझिए, और दोनों यूजर को बेसिकली और यूजर 1 है ये, सॉरी इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, और ये यूजर है, ये U1 है और U2 है। तो U1 को हम जनरली नोमा के, अगर दो यूजर है तो इसको हम नियर यूजर कहते हैं नोमा में, और यूजर 2 को हम जनरली फार यूजर कहते हैं। तो आप जब ट्रांसमिट करते हो यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन, वो सुपर इंपोज होता है। समझिए आपने इंफॉर्मेशन भेजा है x हैट, तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो x1 x2, x1 इज फॉर U1 और x2 जो होगा वो U2 होगा। तो ये सुपर पोजिशन कोडिंग का प्रयोग करता है ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, और दोनों इंफॉर्मेशन भेजने के समय आप पावर एलोकेशन अलग अलग करते हो। सॉरी, आप यहां पर अल्फा 1, यहां पर अल्फा 2, दोनों यूजर को अलग अलग पावर करते हो ताकि पावर कंस्ट्रेंट आपकी मेंटेन रहे। हर एक यूजर को अलग अलग पावर एलोकेट करते हो, और खासकर आप जनरली यूजर 1 को कम पावर एलोकेट करते हो, यूजर 2 को ज्यादा पावर एलोकेट करते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन फेयरनेस, क्योंकि यूजर 2 फार अवे है और यूजर 1 नजदीक है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यूजर 2 आराम से डिकोड कर सकता है क्योंकि उससे पावर ज्यादा मिलती है। तो अगर इसके इंटरफ्रेंस भी रहेगा उसके, तो डिकोड्स इन प्रेजेंस ऑफ इंटरफ्रेंस। It decodes in presence of interference। और यूजर 2 जो करेगा ना, वो पहले SIC का प्रयोग करेगा टू डिकोड इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर 1, फिर ये इंफॉर्मेशन को सब्सट्रैक्ट करेगा कंपोजिट इंफॉर्मेशन से, फिर यूजर अपने इंफॉर्मेशन SIC का प्रयोग करेगा यूजर 2 के इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए, फिर उस इंफॉर्मेशन को सब्सट्रैक्ट करके अपने इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करेगा। तो यूजर 1 में SIC का प्रयोग होता है और यूजर 2 नॉर्मल जैसे डिकोडिंग करते हैं उस तरह से वो डिकोडिंग करता है। तो इसके माध्यम से दिखाया गया कि अगर आपकी सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन परफेक्ट है तो इसकी परफॉर्मेंस ओमा से आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हर एक यूजर को आप पावर में अगर मैं डिनोट करूंगा और कोई भी रिसोर्स टाइम या फ्रिक्वेंसी से डिनोट करूंगा, तो मैं दो यूजर की इंफॉर्मेशन सेम टाइम में, तो ये यूजर 1 की इंफॉर्मेशन है, और समझिए मैं दूसरे कलर से इसे डिनोट करता हूं ताकि ये यूजर 2 की इंफॉर्मेशन, तो ये यूजर 1 की है, ये यूजर 2 की इंफॉर्मेशन। सेम टाइम फ्रीक्वेंसी में आप पावर के माध्यम से दोनों की इंफॉर्मेशन, आप पावर U2 में ज्यादा पावर दे रहे हो, मोर पावर और लेस पावर, तो आप पावर के माध्यम से सेग्रीगेट करते हो यूजर को, इसलिए हम इसे पावर डोमेन नोमा के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया बहुत सिंपल डिकोडिंग है इसमें भी। अगर दो यूजर्स रहेंगे तो आप ट्रांसमीटर में सुपरपोजिशन कोडिंग का प्रयोग करोगे, पहले यूजर 2 को डिकोड करोगे, यूजर 2 आराम से डिकोड करोगे, यूजर 2 में पावर ज्यादा एलोकेट किया आपने, और यूजर 1 विल एक्ट एज इंटरफेरेंस, वो इंटरफेरेंस ऐड करेगा यूजर 2 को डिकोडिंग में, और यूजर 1 के डिकोडिंग करते समय आप पहले यूजर 2 का डिकोडिंग करोगे क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है, उसके बाद उसको
उसको सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन का प्रयोग करके उसके जो इम्पैक्ट है उससे कैंसिल करोगे और फिर यूजर 1 की डिकोडिंग करोगे। तो ये बहुत सिंपली हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पावर डोमेन नोमा, जैसे बताया, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर भी समझाया कि आप पहले सुपरपोजिशन कोडिंग का प्रयोग करते हो इस केस में। तो आप पहले सुपरपोजिशन कोडिंग का प्रयोग करते हो, आप कंबाइंड इंफॉर्मेशन भेजते हो, दोनों का P1 प्लस P2 दोनों का अलग अलग पावर है, और जो फार अवे यूजर है जनरली P1 विल बी ग्रेटर देन P2, क्योंकि फार अवे यूजर को ज़्यादा पावर मिलती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द फेयरनेस। तो इसकी जो रेट मिलेगी log 2 H1 स्क्वायर P1, पहला यूजर का ट्रांसमिट पावर है, सेकंड यूजर का ट्रांसमिट पावर है, जिसकी रेट R1 मिलेगी। और इस केस में यूजर 2 के केस में पहले आप SIC का प्रयोग करोगे, फिर आप जो यूजर 1 की इंफॉर्मेशन है पहले उसे डिकोड करोगे। यूजर 2 डिकोड्स यूजर 1 फर्स्ट, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल, क्योंकि ये सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन का प्रयोग किया, देन डिकोड्स इट्स ओन सिग्नल। इसके माध्यम से आप दोनों यूजर की इंफॉर्मेशन अलग अलग डिकोड कर सकते हो। सो इस केस में इसको आप 2 से ज़्यादा यूजर्स में भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। और इसमें दिखाया गया कि अगर आपकी सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन परफेक्ट है, अगर आपके SIC परफेक्ट है, अगर आपने यूजर 1 की इंफॉर्मेशन यूजर 2 में परफेक्टली डिकोड करके कैंसिल कर सकते हो, तो नोमा की जो परफॉर्मेंस है वो ओमा से थोड़ी बेहतर होती है। तो ये बेसिकली एक नोमा का कॉन्सेप्ट है, जहां आप पावर के द्वारा आप यूजर को सेग्रीगेट कर रहे हो, और खासकर जो नियर यूजर में उसमें SIC का प्रयोग करके, सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन का प्रयोग करके उसके इंफॉर्मेशन को आप डिकोड कर रहे हो। तो एक सिंपल टेक्निक है नोमा, और इसे 2 से ज़्यादा यूजर्स में भी एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी SIC परफेक्ट नहीं है और अगर आपके सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन परफेक्ट नहीं है यूजर 2 में, तो इसमें बेसिकली इंटरफेरेंस कैंसलेशन की वजह से आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी डिग्रेडेशन आ सकता है। और इसके अलावा आप जो पावर एलोकेशन जो करते हो P1 और P2 किस तरह से एलोकेट करोगे, वो भी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको SNR पता लगाना जरूरी है। और इसके अलावा अगर जैसे आपकी नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे और पावर लोकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये थोड़े प्रॉब्लम्स है नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस में। तो अगर मैं तीनों स्कीम को कंपेयर करूं, ओमा जो TDMA, FDMA, OFDMA है, नोमा जो पावर डोमेन नोमा है, और जो SDMA मल्टी यूजर माइमो जो स्पेशल डोमेन से माध्यम से आप सेग्रीगेट करते हो। तो अगर मैं ब्रीफली कैपेसिटी पैरेटो बाउंड्री के माध्यम से कंपेयर करूं, तो ओमा की आप सॉर्ट ऑफ ये देखोगे, इस परफॉर्मेंस वाइज इतनी अच्छी नहीं थी नोमा और मल्टी यूजर माइमो है, बट इसके फायदा मेन इसमें ऑर्थोगोनैलिटी है। तो आपको जो एक रिसोर्स मिल चुका है टाइम फ्रीक्वेंसी, वो सिर्फ आपके लिए है, इसमें इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, नो इंटरफेरेंस प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास ऑर्थोगोनल रिसोर्सेस है, ऑर्थोगोनल रिसोर्सेस। अगर मैं नोमा की बात करूं, नोमा की परफॉर्मेंस जनरली ओमा से बेहतर होती है, लेकिन इसमें आपको SIC परफेक्ट चाहिए। अगर SIC में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या 2 से ज्यादा यूजर्स हो गए, तो इसमें परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन काफी आ जाता है। और अगर मैं मल्टी यूजर माइमो की बात करूं, तो मल्टी यूजर माइमो में बेसिकली मेन प्रॉब्लम, इसमें आपको गेन्स काफी मिल सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी फुल रैंक H चाहिए, और इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए। इसके अलावा अगर जो बेसिकली आपके थोड़ी भी कोरिलेशन रहे ट्रांसमीटर रिसीवर्स के बीच में, तो आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी डिग्रेडेशन आ जाती है। इसके अलावा आपको CSIT भी चाहिए टू गेट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है। तो आप देखोगे हर एक मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स है। OMA की अगर मैं बात करूँ, उसमें ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन होती है, इसलिए आपके डेडिकेटेड रिसोर्सेस है, इसमें इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इतनी अच्छी नहीं है जितनी नोमा और मल्टी यूजर माइमो है। नोमा अच्छी स्कीम है, पावर डोम में नोमा खासकर, लेकिन उसमें मेजर प्रॉब्लम ये होती है आपको SIC चाहिए रहेगा यूजर 2 में। अगर आपकी SIC परफेक्ट नहीं हुई, अगर यूजर 2 यूजर 1 की इंफॉर्मेशन डिकोड नहीं कर पाया, तो उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी डिग्रेडेशन आ जाती है। और इसमें भी आपको ट्रांसमिट CSI की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप पावर एलोकेशन अप्रोप्रिएटली कर सकते हो। अगर मैं मल्टी यूजर माइमो की बात करूं, उसमें स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस है। अगर चैनल्स में थोड़ी बहुत कोरिलेशन रही तो इसकी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी डिग्रेडेशन आ जाती है। और खासकर यूजर्स के अगर डिस्टेंसेस काफ़ी वेरिएशन है डिस्टेंसेस में भी, तो उसमें भी काफ़ी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन आ जाती है। इसके अलावा इसमें आपको भी ट्रांसमिट CSI चाहिए टू गेट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो ये कुछ बॉटलनेक्स है मल्टी यूजर माइमो में भी। ठीक है, अब हम एक सिंपल स्कीम डिस्कस करेंगे, जैसे कोड डिवीजन, कोड डोमेन नोमा, स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस। और ये जैसे मैंने बताया, ये सॉर्ट ऑफ नोमा स्कीम है। और इसमें भी बेसिकली आप ये करते हो कि ये इसमें भी इंटरफेरेंस होंगे।
इसको हम जैसे कोड बुक डिज़ाइन के द्वारा यूजर्स को सेग्रीगेट करते हैं। तो जैसे हर एक सब कैरियर पे आप मल्टीपल यूजर्स के ट्रांसमिशन आप देख रहे हो, तो जैसे सब कैरियर 1 पे यूजर 1, यूजर 3, यूजर 5 ट्रांसमिट कर रहे हैं, सब कैरियर 2 पे यूजर 3, यूजर 6 कैलकुलेट कर रहे हैं, और सब कैरियर 3 पे यूजर 2 कर रहा है। तो अब डिफरेंट सब कैरियर्स पे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमिशंस कर रहे हो यूजर्स के, और इसमें बेसिकली कोड बुक डिज़ाइन का काफ़ी महत्वपूर्ण खेल होता है। आप किस तरह से कोड बुक डिज़ाइन करते हैं ताकि आप यूजर्स को रिसीवर पे सेग्रीगेट कर सके मैसेज पासिंग एल्गोरिथम के द्वारा या बिलीफ प्रोपगेशन के द्वारा। तो ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन इसमें भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अगर आपकी इंटरफेरेंस कैंसलेशन परफेक्ट नहीं हुई तो परफॉर्मेंस में काफ़ी डिग्रेडेशन भी आ सकती है। इसे हम जनरली स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स डिज़ाइन होता है इसमें, और कोड बुक डिज़ाइन जो होता है वो स्पार्स नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल यूजर्स चैनल की, खासकर अपलिंक एंड डाउनलिंक चैनल्स, जिसे हमने पहले भी विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था। हम संक्षेप में इसे यहाँ पर कवर करेंगे। तो अपलिंक आपको पता होगा, अपलिंक से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे आपके नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स हैं, अगर आपके समझिए एक, तो अगर मैं अपलिंक से मैं बात करूँ, अभी हम अपलिंक और डाउनलिंक चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप अपलिंक की बात करो, तो अगर एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है आपके पास, एक से ज़्यादा मोबाइल यूज़र है, तो किस तरह से ये बेस स्टेशन पर अपना डेटा भेजेंगे। ये बेस स्टेशन है, इसे हम जनरली अपलिंक कहते हैं। जब मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशन पर डेटा भेज रहा है, जैसे यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है, बेस स्टेशन या तो एक्सेस पॉइंट, तो इसे इस ट्रांसमिशन को अपलिंक कहते हैं। और इसे बहुत सारे लोग रिवर्स चैनल के नाम से भी जानते हैं, अपलिंक या रिवर्स चैनल। इसे हम यूलिंक अपलिंक के नाम से डिनोट करेंगे। अगर उल्टा केस है, ये बेस स्टेशन है या एक्सेस पॉइंट है, और जब बेस स्टेशन ट्रांसमिट करता है डिफरेंट यूजर्स को, तो ये जनरली डाउनलिंक चैनल होता है, जिसे हम बहुत बार फॉरवर्ड चैनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिफरेंट वेज है कम्युनिकेशन के लिए। अगर मैं सिंपल 4G सिस्टम्स की बात करूं, तो 4G सिस्टम्स में अपलिंक में जनरली आप जो इसका प्रयोग करते हैं मल्टीपल एक्सेस का, वो SC-FDA में होता है, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। इसे सॉर्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ OFDM, इसे हम जनरली DFT प्रीकोडेड OFDM भी कहते हैं 4G सिस्टम्स में, DFT प्रीकोडेड OFDM। और अगर मैं वाईफाई की बात करूं, तो उसमें जनरली CSMA CA का प्रयोग होता है अपलिंक के लिए, फॉर 802.11 AC में अगर मैं बात करूं एक वाईफाई स्टैंडर्ड की। सिमिलरली अगर डाउनलिंक की अगर मैं बात करूं, तो LTE में इसमें OFDMA का प्रयोग होता है, और जनरली बहुत सारे सिस्टम में TDMA का, वाईफाई वगैरह में TDMA का प्रयोग होता है डाउनलिंक के लिए। डाउनलिंक जनरली हम जैसे शेड्यूल्ड ट्रांसमिशन कहते हैं, और अपलिंक को असिंक्रोनस या अनशेड्यूल्ड ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम अपलिंक और डाउनलिंक चैनल्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, हर एक मोबाइल फोन और हर एक बेस स्टेशन एक ट्रांसीवर होता है, जहां अपलिंक और डाउनलिंक जनरली सेम टाइम पे होता है, और इसके हम जनरली से फुल डुप्लेक्स चैनल के नाम से भी जानते हैं। तो आपका कोई सिस्टम जैसे मोबाइल फोन हो गया या बेस स्टेशन हो गया, वो अपलिंक और डाउनलिंक साइमल्टेनियसली भी कर सकता है। इसे हम जनरली फुल डुप्लेक्स चैनल्स के नाम से भी जानते हैं। द मोस्ट कॉमन सिस्टम्स आर बाई डायरेक्शनल एंड थस कंसिस्ट ऑफ बोथ अपलिंक्स एंड डाउनलिंक। जैसे आपकी मोबाइल फोन है, आप इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी कर रहे हो। आप अगर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, सेम टाइम में आप उनकी बात सुन भी कर पा रहे हो, आप बात भी कर पा रहे हो। तो ये फुल डुप्लेक्स चैनल हम जिसे बाई डायरेक्शनल चैनल के नाम से भी जानते हैं। बट उसमें सेपरेट किस तरह करते हैं अपलिंक और डाउनलिंक को? बेसिकली डुप्लेक्सिंग मेथड के या तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग का प्रयोग कर सकते हो, या तो टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग का प्रयोग कर सकते हो। और टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग को हमने विस्तार में फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में भी पढ़ा था। डुप्लेक्सिंग इज जनरली रिक्वायर्ड इन अ बाई डायरेक्शनल रेडियो ट्रांसीवर सो दैट दे कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। अगर आपको सेम टाइम में ट्रांसमिट रिसीव करना है, तो बेसिकली आप डुप्लेक्सिंग का प्रयोग कर सकता है। डुप्लेक्सिंग मे बी डन यूजिंग फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन टेक्निक्स, या तो टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग या तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। अगर आप अपलिंक और डाउनलिंक को बेसिकली, अगर आप अपलिंक और डाउनलिंक को फ्रीक्वेंसी के माध्यम से सेग्रीगेट करते हो, जिसे हम GSM सिस्टम से इसका प्रयोग करते थे, उसे हम जनरली फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग कहते हैं। अगर आप टाइम के माध्यम से सेग्रीगेट कर रहे हो, तो उसे हम टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग कहते हैं। तो अगर दोनों प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं FDD और TDD के बारे में, तो FDD सिंपल टू इंप्लीमेंट है। इसमें GSM वगैरह में काफ़ी प्रयोग हुआ था। GSM
अगर मैं 3G सिस्टम्स में भी काफ़ी इसका प्रयोग हुआ था, और TDD बेसिकली 5G सिस्टम्स में भी इसका प्रयोग हो रहा है, खासकर मैसिव माइमो सिस्टम्स के साथ। इसको चैनल एस्टिमेशन करना इसमें थोड़ा आसान पड़ता है TDD में एज कम्पेयर टू FDD में। तो सिंपल टू इम्प्लीमेंट, साइमल्टेनियसली अपलिंक एंड डाउनलिंक ट्रांसमिशन, नो नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन, अपलिंक एंड डाउनलिंक रेशियो इज जनरली फिक्स्ड। तो ये FDDs की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं TDD की बात करूँ, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये थोड़ा बेटर स्कीम है FDDs के मुकाबले, क्योंकि आप स्पेक्ट्रल रिसोर्सेज इसमें बचा रहे हो। नो नीड ऑफ पेयर्ड स्पेक्ट्रम, क्योंकि आपको अपलिंक और डाउनलिंक में आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करना पड़ता है। TDD में आप सेम फ्रीक्वेंसी अपलिंक में भी, सेम फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक में भी आप प्रयोग कर सकते हो, और आप एक नंबर ऑफ स्लॉट्स अपलिंक के लिए, डाउनलिंक के लिए इसमें चेंज कर सकते हो, इसलिए थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू FDD स्कीम। अगर मैं 4G LTE की बात करूं तो उसमें बेसिकली दोनों का प्रोविजन है, FDD का भी प्रोविजन है और TDD का भी प्रोविजन है। तो अगर आप देखोगे FDD TDD में थोड़ा ट्रेड ऑफ्स है, और बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या तो आप FDD का प्रयोग कर सकते हो या तो आप TDD का प्रयोग कर सकते हो। दोनों में कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो आज के लेक्चर में हमने मल्टीपल एक्सेस के बारे में पढ़ा, मल्टीपल यूजर्स के कैसे आप अपलिंक और डाउनलिंक को सेग्रीगेट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा, और हमने ये जाना कि डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस का प्रयोग करके आप किस तरह से डिफरेंट यूजर्स को एक सिस्टम में सपोर्ट कर सकते हो, या तो टाइम के द्वारा, या तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, या तो कोड के द्वारा, या तो टाइम फ्रीक्वेंसी के द्वारा, या तो पावर डोमेन के द्वारा, या तो कोड के द्वारा। तो इसको हम जनरली, इस सब स्कीम्स को हम जनरली मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के माध्यम से जानते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।